नए साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है और डीट प्लस बी ने भी अपने नए साल की शुरुआत में ही डीट प्लस बी पीजीटी मैथ्स पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट यानी कि वैकेंसीज को जारी कर दिया है। और इसी एडवर्टाइजमेंट के साथ दो बातें विशेष तौर से हैरान करने वाली है, सरप्राइज करने वाली है। पहली बात तो यह है कि अभी जो पिछले वैकेंसी 2024 वाली चल रही है जिसके फॉर्म भरे गए हैं, अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है और उससे पहले ही नई वैकेंसी 2025 के लिए जारी कर दी गई है। दूसरा सरप्राइज करने वाला ये रहा है इस बार एज लिमिट को कम कर दिया गया है। पहले जो 2024 में एडवर्टाइजमेंट आया था, यानी कि 2024 में जो फॉर्म भरे गए थे, जनवरी 2024 में फॉर्म भरे गए थे, उस एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग एज लिमिट को 36 यानी कि 36 साल रखा गया था। उसमें कुछ रिलैक्सेशन भी था उसमें। और इस बार एज लिमिट को 36 यानी कि 36 से घटा करके 30 एज लिमिट को कर दिया गया है। कुछ एज रिलैक्सेशन भी है, उसमें भी चर्चा करेंगे अपन। तो ये दो बातें सरप्राइज करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नितिन शर्मा मैथ्स और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। तो आज के इस सेशन को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। जो नया एडवर्टाइजमेंट आया है 2025 की वैकेंसीज के लिए, उसमें चर्चा करेंगे। तो डीडब्ल्यूएससी पीजीटी मैथ्स न्यू वैकेंसी 2025 जानेंगे। एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम डेट क्या है, इन तमाम बातों पर डिस्कस करेंगे। क्या एग्जाम स्कीम है, किस तरीके से एग्जाम पैटर्न है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी, सारी बातों पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अगर आप डीडब्ल्यूएससी टीजीटी पीजीटी मैथ्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चलें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि जब भी नया नोटिफिकेशन आए, नया कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए आए तो आप उसको देख पाएँ सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपने अब तक हमारा एप्लीकेशन नितिन शर्मा मैथ्स ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कर ले। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट को आगे बढ़ते हुए सबसे पहले वहां चलते हैं जहां पर अपने को ये कहा जा रहा है कि ये एडवर्टाइजमेंट जो आया है 2025 का, ये क्या क्या बातें कहता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसके फॉर्म भरने की डेट पर चर्चा करते हैं। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सब बातों पर डिस्कस करेंगे। जो पिछली वैकेंसी आई थी जिसके अब तक एग्जाम नहीं हुए, उसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट आई थी उससे कहीं ज़्यादा पोस्ट इस बार 2025 वाली वैकेंसी में देखने को मिला है। कुछ चीज़ें सरप्राइज करने वाली हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार वैकेंसीज नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ एक ज़्यादा रही हैं, सीट्स वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट वो रहेगी आपकी 16 जनवरी 2025। 16 जनवरी 2025 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। 14 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जो पिछला एडवर्टाइजमेंट था जिसका फॉर्म 2024 में भरा गया था, जनवरी 2024 में, वो भी तकरीबन देखा जाए तो 9 जनवरी को उसके फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे। 7 फरवरी तक फॉर्म भरे गए थे 2024 के अंदर। और अब 2025 वाली जो वैकेंसी आई है, इसके 16 जनवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, 14 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। करेक्ट। तो ये तो हो गई फॉर्म भरने की डेट, एंड डेट, स्टार्टिंग डेट, यानी कि 16 जनवरी से आप भरना स्टार्ट करेंगे, 14 फरवरी तक आप भर सकते हैं। ठीक। अच्छा, इस फॉर्म भरने की जो फीस रहेगी दोस्तों, 100 रुपीज़ फीस लगती है इस फॉर्म भरने की, ज़्यादा कोई फीस नहीं होती है। वुमेन के लिए शायद ये फ्री होता है फॉर्म भरने का प्रोसेस, फीस वुमेन के लिए फ्री होता है। SC ST के लिए भी शायद फ्री ही होता है ये। अगर हम आगे बढ़े, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन पीजीटी मैथ्स की बात करते हैं। जो डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट डीडब्ल्यूएससी की वैकेंसी जारी कर रहा है, वो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, DOE। जो पिछली वैकेंसीज थी उसके अंदर DOE और NDMC दोनों ने मिलकर पोस्ट निकाली थी। फिलहाल 2025 की जो नई वैकेंसी आई है उसमें ओनली DOE ही ने ही पोस्ट निकाली है। तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट की, तो जैसा कि आप जानते हैं डीडब्ल्यूएससी टीजीटी मेल फीमेल, पीजीटी मेल फीमेल की तरफ से, यानी कि मेल फीमेल की अलग अलग वैकेंसीज निकालता है। तो अगर अपने सब्जेक्ट मैथ की बात करें तो अपना सब्जेक्ट का जो पोस्ट कोड है, अपना जो पोस्ट कोड रहेगा दोस्तों, उसको आप नोट कर लीजिएगा। अपना जो पोस्ट कोड है वो 825/24 रहेगा। जो इससे पिछली वैकेंसी जिसके फॉर्म भरे गए हैं, जिसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, उसका पोस्ट कोड जहां तक मुझे याद आ रहा है 805/2023 है। 805/2023 ये पोस्ट कोड कौन सा है, जो 2024 में फॉर्म भरे गए थे जनवरी में, इसका भी एग्जाम नहीं हुआ है इस पोस्ट का, डीडब्ल्यूएससी पीजीटी पोस्ट का। ठीक है।
तो इसका जो एग्ज़ाम की अगर आप सोच रहे हैं तो इसका एग्ज़ाम अप्रैल मई तक होने की संभावना है, थोड़ा बहुत आगे भी जा सकता है। और अभी जो 2025 की वैकेंसी है जिसका पोस्ट कोड ये है, इसका एग्ज़ाम मान के चलिए साल के एंड तक होगा, नवंबर दिसंबर तक जा सकता है ना, क्योंकि DEET+ भी थोड़ा एग्ज़ाम लेने का प्रोसेस खास तौर से PGT के लिए लंबा चलता है उसका। तो अपन बात करें जो नया वैकेंसी है 2025 का, उसकी बात कर रहे हैं फिलहाल। कुछ बातें 2024 वाले ही साथ साथ बार बार माइंड में आ जाती है, क्योंकि उसका अब तक एग्जाम नहीं हुआ ना, तो उसकी बातें बार बार दिमाग में आ जाती। जो चीज़ें रिलेट कर रही है वो मैं बताता चलूँगा आपको, और जहाँ नई चीज़ें इस बार की वैकेंसी वो भी आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। तो बात करें PGT मैथ्स मेल के लिए, तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 21 पोस्ट आई है। पिछली बार जो 2024 के अंदर वैकेंसी फॉर्म भरे गए थे, पिछली वैकेंसी की बात करें तो उसमें मेल की 7 पोस्ट थी, इसमें मेल की 7 पोस्ट थी। और बात करें फीमेल की, तो फीमेल की इसमें पोस्ट थी दोस्तों लगभग 11 पोस्ट थी फीमेल की, और मेल की 7 पोस्ट थी। और अब बात करें जो नई वैकेंसी 2025 की है, तो उसमें फीमेल के लिए पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट 10 है, यानी कि 10, पिछली बार के मुकाबले 11 से 10 हुई है। लेकिन मेल की पहले 7 थी, अब 21 हो गई टोटल पोस्ट। तो इसमें आप देख पा रहे हैं अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज दी हुई है ना, आप देख पा रहे हैं 10 है ना, इस प्रकार से ये इनकी कैटेगरी बनी हुई है। यहाँ से ऊपर से चल रहा है, पहले UR है, फिर OBC ST, इस तरीके से यहाँ से देख लेना आप, है ना, ये यहाँ से देख लेना। तो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी की बात करें तो 10 सीट्स हैं मेल के लिए, OBC की 7 हैं, SC की 2 है, ST की कोई नहीं है। लेकिन कोई वैकेंसी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉर्म फिल नहीं करेंगे, क्योंकि आप रिजर्व कैटेगरी में तो आप जनरल में तो फाइट करेंगे ही करेंगे, है ना। EWS की 2 है, टोटल 21 पोस्ट है, इस प्रकार से फीमेल के लिए भी बनी हुई है। तो ये तो बात होगी नंबर ऑफ पोस्ट की। अब थोड़ा फटाफट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जो काम की बातें हैं मैं आपको डायरेक्ट वहीं लेके चलूँगा, ज़्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे अपन, क्योंकि ये पूरा एडवर्टाइजमेंट जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा PDF फाइल मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी, वहाँ पर डिटेल से या तसल्ली से आराम से बैठ के पढ़ लेना है इसको। तो नेक्स्ट जो काम की चीज़ें हैं वही बताऊंगा, फालतू की बातें समय बर्बाद नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 6 पर आते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, ठीक है जी। तो ये रही, अब मेल और फीमेल की क्वालिफिकेशन सेम है ना। तो बार बार अपना पोस्ट कोड यहाँ पर दे रखा है 825/24। डिपार्टमेंट रहेगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि DOE। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और नंबर ऑफ सीट्स यहाँ बता रखी 10 वगैरह, टोटल सीट्स अपने पास कितनी है 21। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन में यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों, क्या बताया जा रहा है, मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, यानी कि आप MSc होने चाहिए, सीधी सी बात ही है, MSc होना चाहिए विद 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो भी आप जानते हैं, एटलीस्ट 50% मार्क्स, 50% मार्क्स होने चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स, है ना। और बैचलर डिग्री यानी कि B.Ed आपके पास यहाँ पर इस बार जरूर मांगा गया है, B.Ed जरूर होना चाहिए आपके पास, है ना। BA B.Ed इसके इक्विवेलेंट डिग्री जो बता रही वो है, यानी कि MSc और B.Ed होना चाहिए। और एक बात और अक्सर लोग कमेंट करके पूछेंगे फिर, PGT पोस्ट के लिए CTET की कोई ज़रूरत नहीं होती है मेरे दोस्तों। PGT पोस्ट के लिए CTET की कोई ज़रूरत नहीं है। PGT में MSc B.Ed देखा जाता है, TGT पोस्ट के लिए CTET देखा जाता है। तो आप अगर आप पूछ रहे कमेंट करेंगे तो पहले ही बता देता हूँ, PGT के लिए CTET नहीं होता है ना। एक्सपीरियंस का इसमें कुछ खास रोल नहीं है, नील रहेगा। हाँ, पे स्केल देख लीजिए, ये जरूर आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट करेगा। पे स्केल काफ़ी अच्छा है, 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक पे स्केल है। 8th वाला पे कमीशन मिलेगा आपको, है ना। और देखिए अब एज लिमिट की बात करें ना, ये थोड़ा हैरान कर रहा है इस बार। एज लिमिट क्या है, 30 ईयर्स। जो पिछला एडवर्टाइजमेंट है 24 वाला, उसकी एज लिमिट कितनी है दोस्तों, 36। अभी कितना है, 30। तो हमारा मतलब डायरेक्ट 36 से घटा करके 30 कर दिया है, 30 कर दिया है। 36 से घटा करके 36 ईयर से घटाकर 30 साल कर दिया है। ये थोड़ी बात हैरान करने वाली है, सरप्राइज करने वाली है ना। क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन देखें, MSc B.Ed देखें, तो MSc B.Ed अगर देखें तो लगभग 24-25 साल तक तो आप ग्रेजुएशन B.Ed करके कंप्लीट होते हैं। और फिर वैकेंसीज भी 3-4 साल में एक बार निकलती है, 2-3 साल में एक बार निकलती है। तो ये मुझे लगता है थोड़ा एज को बढ़ाना चाहिए, कम से कम 40 साल तो PGT के लिए। बाकी आप देखें हरियाणा के अंदर देखें या दूसरे स्टेट के अंदर देखें, तो PGT के लिए कम से कम 40 साल एज लिमिट तो होता ही है, साथ में रिलैक्सेशन अलग होता है।
तो दिल्ली गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए, आज कम से कम पीजीटी के टीचर के लिए 40 साल होना चाहिए, और जहाँ तक मुझे लग रहा है टीजीटी के लिए 35 साल, 35 साल टीजीटी के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 40 साल, ये मिनिमम क्राइटेरिया तो होना ही होना चाहिए, है ना। तो ये तो एज लिमिट की बात होगी दोस्तों, है ना। अभी इसमें क्या क्या छूट मिली हुई है 30 साल के ऊपर, ये भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, है ना। एज लिमिट में भी फीमेल मेल फीमेल के सेम क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्राइटेरिया। अब डायरेक्ट चलते हैं पेज नंबर कहाँ 28 पर चलते हैं, जहाँ काम की बातें हैं। पेज नंबर 28 पे चलेंगे, ज़्यादा जहाँ काम की बात है सीधा वहीं चलेंगे, पेज नंबर 28 पर। चलो भाई पेज नंबर 28 पे ले चलो। 24, 25, 26, 27 और ये आ गया 28। एग्जामिनेशन स्कीम की बात करेंगे, मतलब किस तरीके से पेपर रहेगा। तो टोटल 3 घंटे का पेपर रहेगा दोस्तों, 300 क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर, और 300 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और इन 300 क्वेश्चंस को दोस्तों 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है, 100 मार्क्स प्लस 200 मार्क्स। 100 मार्क्स जनरल सेक्शन रहेगा, जिसमें आपके मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह आएंगे। तो ये 100 मार्क्स का रहेगा, जिसको सेक्शन ए का नाम दिया जाता है। और ये 200 मार्क्स सेक्शन बी, यानी कि आपका सब्जेक्ट का रहेगा। और इस 200 मार्क्स के भी 2 पार्ट्स होते हैं दोस्तों, 180 प्लस 220, 180 प्लस 220, यानी कि 180 आपका मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, और 20 क्वेश्चन पैडागोगी से रिलेटेड, मेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये बातें आप पिछले एडवर्टाइजमेंट जैसी है, कुछ नई बात नहीं है इसमें। कुछ और विशेष बात जो आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो 100 मार्क्स तो किसके हैं, सेक्शन ए के। ये 100 मार्क्स किसके हैं, सेक्शन ए के। 100 मार्क्स किसके, सेक्शन ए के। और सेक्शन बी के कितने दोस्तों, 200 मार्क्स। अब देखिए जो इसमें मेन बात है वहां पर चलते हैं, जो मेन बात है वो वहां पर चलते हैं। और बाईलैंग्वेज पेपर रहेगा, अक्सर लोग पूछते हैं हिंदी में आएगा इंग्लिश में आएगा। कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, वहां पर हिंदी इंग्लिश ऑप्शन सेलेक्ट करने का, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। तो बाईलैंग्वेज पेपर रहेगा, हिंदी भी कर सकते हैं इंग्लिश भी कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर आप कमेंट नहीं करें कि पेपर कैसा आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे। और 2020 के सेक्शन आएंगे, 2020 के, जैसे मान लीजिए सेक्शन फर्स्ट में 100 क्वेश्चन आएंगे, तो 100 क्वेश्चन जो होते हैं ना वो 2020 के सेक्शन, जैसे ए बी सी डी, है ना, इस प्रकार से, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस प्रकार से 2020 के बनेंगे। जब आप एक सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ही नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन सबमिट करने के बाद ही नेक्स्ट 20 क्वेश्चन को आप ओपन कर सकते हैं। और एक बार आपने सबमिट कर दिया तो वापस भी नहीं जा सकते, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए DATE+P का एग्जाम थोड़ा मुश्किल देखने को मिलता है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है ना, कितना 0.2 मार्क्स, 0.25 मार्क्स की, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अच्छा देखो, ये बात जो मैं आपको बताने वाला था, यहाँ पर ये बात आपको ध्यान देने वाली है, इस चीज को नोट कर ले भाई। आप लोग फिर कमेंट करेंगे, ये सारा जो डार्क किया हुआ ना, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। इसको मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है फॉर एप्लीकेंट टेक्निकल टीचिंग पोस्ट, टीचिंग पोस्ट अपनी कौन सी है, 825/24, ये है ना। द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स विल बी एप्लीकेबल ओनली सेक्शन बी, रेस्पेक्टिव ऑफ किसका, सेक्शन बी, विच इज डोमेन सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो 200 मार्क्स होगा ना उसके 40% आपको लाने। किस प्रकार बताऊंगा अभी, जनरल कैटेगरी में कितना है, ओबीसी में कितना है, SC/ST में कितना है। मतलब जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला क्राइटेरिया वो सेक्शन बी को पर ही लागू होगा। सेक्शन ए जो 100 मार्क्स, उस पर कोई कितने नंबर लाओ, 8 लाओ, 10 लाओ, 50 लाओ, 60 लाओ, 70 लाओ, कितने लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन बी पर मिनिमम मार्क्स लाने जरूरी है, कितने वो बताऊंगा अभी। दे विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेक्शन ए। मतलब ये कह रहा है कि भैया सीधी सी बात सुन लो ध्यान से, क्या कि भैया सेक्शन बी है ना उसके आधार पर मिनिमम मार्क्स लाने होंगे आपको नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, है ना। सेक्शन 1 का मार्क्स कोई भी मायने नहीं रखता। सेक्शन 1 में आप कितने भी मार्क्स लाओ उससे कोई मतलब नहीं है। सेक्शन बी में मिनिमम कितने मार्क्स लाने हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरी है, वो कितना बताऊंगा अभी मैं। और जो एग्रीगेट बनेगा टोटल सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को मिलाकर जो टोटल मार्क्स आएंगे उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। नेक्स्ट स्टेज में आपको कंसीडर किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, ठीक है। अभी देखिए मैं इस चीज को डिटेल में बताऊंगा, इस चीज पर मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी थोड़ा पेशेंस रखिएगा। हाँ, मोड ऑफ सिलेक्शन भैया कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, आपका ध्यान रखना इस पे। ये आ जाइए, ये आ जाइए, ये आ जाइए, ये आ जाइए, अब आ जाइए यहाँ पर सेक्शन बी की बात कर रहे हैं ना। सेक्शन ए क्या है अपना 100 मार्क्स का, इसमें आप चाहे कितने भी नंबर लाओ कोई मतलब नहीं है, है ना। अब सेक्शन बी की बात कर रहे हैं ना,
तो सेक्शन बी कितने का अपना, सेक्शन 2, ये वाला सेक्शन 2, ये सेक्शन 2 कितने का अपना, ये सेक्शन 2 अपना दोस्तों 200 मार्क्स का है। और इस 200 मार्क्स के लिए जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 40% मार्क्स आपको लेकर आने हैं। यानी कि जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं या ईडब्ल्यूएस में अगर आप आते हैं मेरे दोस्तों, तो 200 का 80%, सॉरी 200 का 40%, यानी कि 80 मार्क्स आपको लाने होंगे। अगर जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं, अगर आप 200 में से 80 मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप बाहर हो जाओगे। चाहे जनरल, चाहे सेक्शन ए में आप कितने भी नंबर लाओ, सेक्शन ए में आप 70 लाओ, 80 लाओ, कितने भी लाओ, लेकिन अगर सेक्शन बी में आपके जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप हैं 80 नंबर नहीं लाते हैं 200 में से, तो आप बाहर हो जाओगे। अगर आप ओबीसी दिल्ली के हैं, ओबीसी दिल्ली वाले, ओबीसी वाले कैंडिडेट दिल्ली से ओबीसी हैं तो ही काउंट होंगे। तो आपको 35% मार्क्स लेकर आने, यानी कि 70 नंबर लेकर आने। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको कितने नंबर लाने हैं, 70, किसमें, सेक्शन बी में। अगर आप 70 नंबर नहीं लाते हैं, 200 में 70 नंबर नहीं लाते हैं, ओबीसी के हैं, तो आप बाहर हो जाओगे, चाहे भले इसमें कितने अच्छे ले आओ। करेक्ट। इसी प्रकार एससी एसटी की आप समझ पा रहे हैं, तो इसको आपको 60 मार्क्स आपको लाने हैं। पीडब्ल्यू बीडी के अंदर भी आते तो भी 30% मार्क्स आपको लाने हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आपको। 60 मार्क्स 30% का मतलब। तो ओवरऑल अगर हम बात को समझे तो भैया सेक्शन ए और प्लस सेक्शन बी, इन दोनों के मार्क्स मिलकर मेरिट लिस्ट बनेगी। सेक्शन ए में आप 100 में से कितने भी मार्क्स लाओ उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सेक्शन बी में जो 200 मार्क्स का होगा उसमें आपको जो मिनिमम मार्क्स इतने लाने होंगे। अदरवाइज इतने मार्क्स अगर आप नहीं लाते हैं तो आप बाहर हो जाओगे उस एग्जामिनेशन पैटर्न से, मतलब जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, उससे मोड ऑफ सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। अब बात ये आती है, कोई कैंडिडेट सोच रहा है कि भैया मैं यहाँ से मान लीजिए 100 में 17 नंबर ले आता हूँ, 100 में से 70 मार्क्स ले आता हूँ, 100 में से 70 मार्क्स ले आता हूँ, और सर यहाँ से मैं ले आता हूँ 130 मार्क्स, तो 200 में इसको 30 ले आता हूँ और यहाँ से मैं 70 ले आता हूँ, कितने हो गए, 200 नंबर हो गए। कितने में 200 हो गए भैया, 300 में से 200 हो गए, 300 में 200 नंबर हो गए। तो क्या मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, मिनिमम क्राइटेरिया तो ये है। तो मिनिमम क्राइटेरिया को देखते हुए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऐसे कितने हैं जो इस मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स इस क्राइटेरिया को फुलफिल करके आएंगे उनमें से जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे उनको नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग मिलेगी, यानी कि उनका सिलेक्शन होगा। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने इतने नंबर ले आया, इतने नंबर ले आया, इतने नंबर ले आया तो आपका सिलेक्शन हो गया। नहीं, इतने नंबर लाना तो जरूरी है। उसके बाद ऐसे देखा जाएंगे भी कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस क्राइटेरिया को फिल कर रहे हैं, तो उनके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, रिटर्न एग्जाम। उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखते हैं भाई कितने क्वालिफाई हुए हैं, कितने लोगों ने ये क्राइटेरिया फुलफिल किया है। तो जितने क्राइटेरिया फुलफिल होंगे उसमें से मेरिट लिस्ट बना जाएगी, जो टॉप के कैंडिडेट्स होंगे उनको उठा लिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये बातें आपको यहां पर देखनी है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन की, एज लिमिट का रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन। तो मतलब अभी एज लिमिट जो नया एडवर्टाइजमेंट है उसमें एज लिमिट रखी गई है 30 साल। अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिली, यानी कि आप 35 साल तक भैया फॉर्म भर सकते हो मेरे दोस्तों, 35 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। OBC में आते हैं तो आपकी एज लिमिट 3 साल आपको छूट मिल रही है, तो 33 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है। मेल फीमेल की इस बार पहले जो अपन देखते थे DT+B TGT PGT में फीमेल के लिए अलग से छूट मिलती थी एज के अंदर, अब वो मिलनी बंद हो गई है, पिछली बार भी नहीं मिली थी। तो मेल फीमेल को सेम रखा गया इस बार भी। तो PWD, अगर आप PWBD में आते हैं, देखिए ये तीनों के तीनों छूट उन्हीं के लिए है जो PWBD में आते हैं। PWBD में UR EWS है तो 10 साल और मिल जाएगी। SC ST में साथ में PWBD है तो 15 साल की, PWBD में है OBC में तो 13 साल की। तो ये उनके लिए है जो PWBD के अंदर आते हैं। अदरवाइज SC ST की और OBC की बात करें तो 5 साल और 3 साल की छूट मिली है। ओवरऑल अगर अपन देखें तो जो 30 साल है वो जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, 35 साल जो है वो SC ST के लिए, और 33 साल जो है वो OBC कैटेगरी वालों के लिए है। जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं चाहे मेल हो या फीमेल 30 साल, SC ST में है तो 35 साल, और OBC में है तो 33 है
है ना। और पीडब्ल्यूडी में अगर आप आ रहे हैं, पीडब्ल्यूबीडी में अगर आप आ रहे हैं तो अलग से छूट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और डिपार्टमेंटल अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मैक्सिमम 5 साल की छूट अलग से मिल जाती है, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के सेम डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं और आपको मिनिमम 3 ईयर्स अगर पढ़ाते हुए हो गए हैं, देखिए इसमें शायद लिखा हुआ भी होगा डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट विद एटलीस्ट 3 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस, अगर 3 साल से लगातार सर्विस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एज में मतलब छूट मिल सकती है, और अप टू मैक्सिमम 5 साल तक की छूट मिल सकती है। और उनका एक विशेष क्राइटेरिया होता है, जिस डिपार्टमेंट आप काम कर रहे हैं तो वहाँ से आप बेटर इस चीज़ को समझ पाएंगे, है ना, क्योंकि ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए छूट होती है जो डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, तो वो अपने डिपार्टमेंट को अपने बेटर तरीके से समझते हैं, जानते हैं। तो ये सब बातें हो चुकी है ना। अब कहाँ चले, सीधा चलते हैं वहाँ सिलेबस। देखिए इस DEET PGT का सिलेबस क्या है, सिलेबस वही रहेगा, इसका डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है DEET PGT के सिलेबस को, वो आप डिटेल में देख लेना, मैंने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ बना रखा है, समझा रखा है। अच्छा एक मेन बात और चलते हैं, क्या कि अपन ने दोस्तों अपने चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल नितिन शर्मा मैथ्स पर DEET PGT के फीमेल 2021 का पेपर और मेल 2021 के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रखा है, सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल पर ही अवेलेबल है। यूट्यूब पे कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ TGT और PGT दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। DEET की DEET PGT का 10 जुलाई 2021 का जो पेपर सॉल्यूशन है, जो कि फीमेल का है, कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन 1 से लेकर 200 तक के कंप्लीट पेपर के सॉल्यूशन एक ही क्लास में अपने चैनल पर अवेलेबल है। इसी प्रकार मेल के दोनों पेपर सॉल्यूशंस मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। बहुत से लोगों ने पेपर सॉल्यूशन देख भी लिए होंगे, जो लोग नए हैं अब तक नहीं देखे हैं तो जरूर इन पेपर सॉल्यूशन को देखिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, है ना। पूरे कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करवा रखा है, ये दावा करता हूँ दूसरे अदर चैनल पर शायद ही आपको कहीं इस प्रकार का पूरा पेपर सॉल्यूशन देखने को मिले। अच्छा जो बात मैं आपको बताने वाला था इस ओवरऑल इस पूरे एडवर्टाइजमेंट की, जो मेन बात कि एक तो एज लिमिट 30 रखी है, जनरल के लिए 30, SC ST के लिए 35, OBC के लिए 33, करेक्ट। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स की, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, सेक्शन बी देखा जाएगा, 200 मार्क्स का होगा। जनरल EWS के लिए 40, OBC के लिए 35, SC ST के लिए 30, और मेरिट लिस्ट बनेगी सेक्शन A प्लस सेक्शन बी दोनों मिलेगी। ये बात मैंने फिर से हाईलाइट कर दी क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम डेट की बात करें, देखिए जो अभी पुराना एडवर्टाइजमेंट है जिसका फॉर्म 2024 जनवरी 2024 में भरा गया था, तो उसका एग्जाम मान के चलिए अप्रैल मई, और इससे आगे भी जा सकता है मेरे दोस्त, अप्रैल मई और इससे आगे भी जा सकता है, मैं बता रहा हूं। और इस बार जो अभी 2025 का एडवर्टाइजमेंट आया है, इसका एग्जाम मान के चलो एंड ऑफ 2025 के एंड में होने की संभावना है, यानी कि अक्टूबर या नवंबर तक हो सकता है, फिर दिसंबर जनवरी फरवरी में तो वैसे भी एग्जाम होते नहीं है। अक्टूबर नवंबर मान के चलो, अक्टूबर या नवंबर ये मान के चलो, अक्टूबर या नवंबर 2025 में एग्जाम हो सकता है अभी जो एडवर्टाइजमेंट आया है, अदरवाइज फिर 2026 में ही जाएगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है दोस्तों, है ना। ये तो मैं किसके लिए बताया है, ये 2024 वाले एग्जाम के लिए बताया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट 2024 जिसका फॉर्म 2024 में भरे गए थे, और ये मैंने 2025 वाले के लिए बताया है, करेक्ट। ये एग्जाम डेट मैंने किसके लिए बताई, 2025 वाले के लिए। जो अब एडवर्टाइजमेंट आया नया, उसका एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होगा, और जो पहले से चला रहा है एडवर्टाइजमेंट, उसका एग्जाम अप्रैल मई तक हो सकता है या जून में भी जा सकता है ना। एग्जाम डेट बता दी, इंटरव्यू इसमें होता नहीं है। ईडोजर मतलब जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे क्राइटेरिया को, कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं, जितनी नंबर ऑफ सीट होती है उससे 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना बुलाए लिए जाते हैं, है ना। और उनके बाद जो टॉपर होते हैं, जिनके मार्क्स सबसे अच्छे होते हैं नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग, जितनी सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ, जैसे इस बार मेल के अंदर 21 सीटें, है ना, और फीमेल में कितनी सीटें, 10 सीटें, शायद मैंने 21-10 ही बताई है आपको, है ना। तो उसके हिसाब से कैंडिडेट्स को बुला लिया जाता है, 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना, तो जितने सीट्स होती हैं उन सीट्स के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को, टॉपर को, ऊपर के टॉप 21 को उठा लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को ईडोजर कहता है। फाइनल मेरिट लिस्ट ज्वाइनिंग के टाइम, इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सीधा एक ही रिटर्न एग्जाम होता है ना। बढ़िया तैयारी करके चलो। और अगर आप पेड कोर्स के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो अपने चैनल के ऊपर पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है। एप्लीकेशन नितिन शर्मा मैथ्स आपको डाउनलोड कर लेना, ये ऐप अपना जरूर डाउनलोड कर ले, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएगा। पेड कोर्स से अगर जुड़ना चाहते हैं तो DEET PGT मैथ्स 4 मंथ का कोर्स भी है, 6 मंथ का कोर्स भी है, दोनों कोर्स के अंदर सेम टू सेम कंटेंट है दोस्तों,
4 मंथ कोर्स हमने इसलिए बना रखा है, जो लोग पहले से काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जो रिवीजन करना चाहते हैं या थोड़ा बहुत चैप्टर उनके बचे हुए हैं, तो ये 4 मंथ कोर्स सिर्फ और सिर्फ उनके लिए हैं। जो नए कैंडिडेट्स हैं, नए तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उनको 6 मंथ कोर्स लेना चाहिए। क्योंकि अगर नए स्टूडेंट है, नए फ्रेशर है, तो आप 4 महीने पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। ये 4 महीने वाला उनके लिए जो पहले से काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। और इस कोर्स पर भी डिस्काउंट चल रहा है 500 का, और अभी के लिए बता रहा हूँ आपको, डिस्काउंट 5 लगाने के बाद 3999 मिलेगा, और ये इस पर 1000 का डिस्काउंट है, ये आपको 4999 में मिलेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, ये आज कर बता रहा हूँ मैं। जो नए स्पेशल डे होते हैं, जैसे नया साल है, होली है, दिवाली, उनका डिस्काउंट अलग होता है। ये तो मैं जो रेगुलर चल रहा होता है डिस्काउंट वो बता रहा हूँ आपको। नए साल का और होली दिवाली का डिस्काउंट इनसे ज़्यादा होता है। DSSP TGT मैथ्स की अगर बात करें तो 4 मंथ का कोर्स 4499 में मिलेगा आपको। इस पर भी सेम डिस्काउंट है, TGT के भी। ये 4 मंथ का, ये 4 मंथ, ये 6 मंथ। TGT PGT का भी सेम कोर्स होता है, इस पर भी 1000 रुपये का डिस्काउंट है ना। TGT प्लस PGT, जो जिसको दोनों एग्जाम देने होते हैं वो ये वाला कोर्स लेगा, और ये आपको 5999 में मिलेगा। ये 6 मंथ का होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। कोई भी डाउट अगर आपका रह जाता है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा वहाँ पर। वैसे तमाम सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो एक बात और, कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि सर जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा है क्या वो फिर से फॉर्म भर सकते हैं? जी हाँ, फिर से फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने 1 जनवरी 2024 में फॉर्म भरे थे उनके एग्ज़ाम वो देंगे, और जो नए फॉर्म भरे जाएंगे अब 2025 में, उनके आप फॉर्म फिल कीजिए, फिर आप 2025 वाले एग्जाम को भी दे पाएंगे। कहने का मतलब, जो कैंडिडेट ने पहले फॉर्म भरा हुआ वो फिर से फॉर्म भर सकता है। अगर आप फिर से फॉर्म भरेंगे तभी इस नई वैकेंसी का एग्जाम दे पाएंगे, अदरवाइज जब पुरानी वैकेंसी का ही देंगे, आप दोनों को नहीं दे पाएंगे। कहने का मतलब, जो फॉर्म भरेगा वो एग्जाम देगा। पुराने वाले का फॉर्म भरा हुआ है तो पुराने वाले का भी दोगे, और नए वाली वैकेंसी का फॉर्म भरना है तो नई वाली वैकेंसी का भी आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो फॉर्म आपको जरूर भरने हैं, करेक्ट। जो पहले भर चुका उसको फिर से भरने हैं नई वैकेंसी के लिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी बात आपको समझ आएगी, पसंद आएगी। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के अंदर नई जानकारी के साथ। फिर अगले इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।